दोस्तों, मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू पराई बेटी अपनी। हे भगवान, सुबह के 7 बजने को आए हैं और यह महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे आज चाय मिलेगी या नहीं? मुझे तो लगता है खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी। इस बुढ़ापे में अब यह नौबत आ गई है कि 2 घूंट की चाय के लिए भी मैं चिल्लाती रहूं। इस घर में है कौन मेरी सुनने वाला? अम्मा की कड़कड़ती हुई तेज आवाज सुनते ही उनका बेटा आकाश नींद में ही कांप उठा और उसकी नींद खुल गई। वैसे तो अम्मा की तेज आवाज सुनने की उसे भी आदत सी हो गई थी। रोज रोज घर में होने वाली इस महाभारत का वो आदी हो चुका था। आँख खुलते ही आकाश ने घड़ी की ओर देखा। अभी 7 भी पूरे नहीं बजे थे और अम्मा ने सुबह सुबह अपनी बहू को प्रवचन सुनाने शुरू कर दिए थे। थोड़ी देर में आकाश उठकर बाहर आया और अम्मा के पास चारपाई पर बैठ गया। फिर बोला, क्या हुआ अम्मा? आप रोज ही सुबह शुरू हो जाती हैं। क्या करूं बेटा, जब तक सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती नहीं हूं तब तक तेरी अर्धांगिनी अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलती है। तू ही बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान सुने बिना तेरी पत्नी नीतू शांति से 1 कप चाय बनाकर मुझे दे दे? हालांकि अम्मा ने यह सब बातें बड़े गुस्से में आकर कही थी, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा था कि सुनते ही आकाश मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी दबाने लगा और फिर बोला, लेकिन अम्मा, अब इसमें गलती तो तुम्हारी ही है। अपनी बहू को सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह चिल्लाने की नौबत क्यों आती? अरे मैंने तो उसे सारे काम अच्छे से करने सिखाए थे। अब समझने वाला ही ना समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे तो भाग ही फूट गए जो 15 साल पहले इस महारानी को अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आई। अब तेरे सामने की ही बात है, तेरी बहन मधु, उसे भी तो घर का सारा काम करना है। मैं ही सिखाया था। कितना सुस्ती से दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर देती थी। ससुराल में जाकर भी उसने हम लोगों का नाम रोशन किया है। अरे ससुराल के सभी लोग उसका काम देखकर दंग रह गए थे और यहाँ तेरी पत्नी है जिससे सलीके से एक काम तक नहीं होता। अगर बहू की माँ ने भी उसे घर का काम करना सिखाया होता तो आज यहाँ बैठी मैं अपनी किस्मत का रोना ना रो रही होती। अभी अम्मा यह सब बातें बोल ही रही थी कि उनकी बहू नीतू तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। हालांकि उसने अम्मा की बातें सुन ली थी, लेकिन बिना कुछ मोले मुंह बनाकर रसोई घर में चली गई। लो आ गई आपकी बहू रानी, फिर मत कहिएगा कि काम नहीं करती मेरी पत्नी, आकाश ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो बहू को कोसती अम्मा का रिकॉर्ड फिर से शुरू हो गया। तू तो कुछ बोल ही मत, जोरू का गुलाम कहीं का। मेरी शादी हुई थी तो गज भर का घूंघट करवाया था तेरी दादी ने मुझसे और मैं उनकी हर बात मानती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी मधु को भी दिए हैं, लेकिन यहाँ तो घूंघट करना तो दूर, सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता अपने बड़ों के सामने। अम्मा ने फिर से बोलना शुरू किया तो आकाश समझ गया कि अभी बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना का कार्यक्रम लंबा चलेगा, इसलिए वह वहां से चुपचाप उठ गया। आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी से तैयार होकर आ गया। फिर जूते पहनते हुए बोला, अरे नीतू, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? बस 5 मिनट और, नीतू ने तेजी से हाथ चलाते हुए कहा। तो आकाश बोला, अरे इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही थी? जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जल्दी निकलना है। बहुत देर से सासू माँ की तीखी बातें सुनते सुनते नीतू पहले ही अपना आपा खो चुकी थी। अब पति की बात सुनी तो उसे अपना सारा गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। सास पर व्यंग कसती हुई अपने पति से बोली, हाँ हाँ, रसोई घर में तो बिस्तर लगा है ना, जहाँ मैं आराम फरमा रही हूँ। मैं तो ठहरी निपट निठल्ली, मुझे क्या पता खाना कैसे बनाया जाता है।
इतना कहते हुए नीतू नाश्ता लेकर बाहर आई और आकाश के सामने पटक कर अपनी सासू माँ को गुस्सा भरी निगाह से देखते हुए वापस रसोई घर में चली गई। यूं तो आमतौर पर सास बहू की बातों में बेटा फंस कर रह जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। आकाश को अपनी माँ और पत्नी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही पत्नी। एक पल झगड़ती है तो दूसरे ही पल वैसी ही हो जाती है। 15 वर्ष पहले निर्मला देवी अपने बेटे आकाश के लिए अपनी पसंद की लड़की नीतू को चुनकर लाई थी। आकाश और नीतू का एक बेटा और एक बेटी है। नीतू ने ससुराल आने के बाद अपनी हर जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू के कामकाज में मेन मेख निकालने की अम्मा जी की आदत बन गई थी। जैसे ही बहू की छोटी सी भी गलती नजर आती तो वह किसी भी परंपरागत सास की तरह उस पर बरस पड़ती। दरअसल उन्हें अपनी बेटी की तारीफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक था, जिस कारण वह अपनी बहू को आते जाते ताने और उलाहने दिया करती थी। नीतू अक्सर इन तानों को नजरअंदाज कर दिया करती थी, परंतु जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो इसी तरह अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल लिया करती और आकाश चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। अम्मा, जिनका नाम निर्मला देवी था, आस पड़ोस में उन्हें निर्मला काकी के नाम से जाना जाता था। पूरे मोहल्ले में छोटे बड़े सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। आस पड़ोस में शादी ब्याह हो, कोई उत्सव हो या कोई भी शुभ कार्य, उनसे सलाह न ली जाए ऐसा तो कभी संभव ही नहीं होता था। मोहल्ले के सभी लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु बहू के मामले में उनकी जुबान अक्सर फिसल जाया करती थी। आकाश थोड़ी देर में नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने की थोड़ी देर बाद ही घर पर फोन की घंटी बजी। निर्मला जी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो माँ, मैं मधु बोल रही हूँ। अरे मधु बिटिया, मैं बस तुझे ही याद कर रही थी। और बता, घर पर सब ठीक तो है ना? दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। आपके नाती शुभम का रिश्ता तय हो गया है। इतना सुनते ही निर्मला देवी की बाछें खिल उठी। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, तभी मधु ने कहा, माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। बढ़िया से कपड़े खरीदना, आखिर आपके नाती की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप सब 2 दिन पहले ही आ जाना, कार्ड में कुरियर से भेज दूंगी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत सी तैयारियां करनी है। नाती की शादी के समाचार से जहां एक और निर्मला देवी बहुत उत्साहित हो गईं, तो वहीं दूसरी ओर चिंता के कारण उनके पसीने छूटने लगे कि आखिर सारी तैयारियां कैसे होंगी। मात्र 10 दिन का समय है और न जाने कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। अरे बहुरिया कहाँ चली गई? जल्दी से इधर आ। चिंतित स्वर में उन्होंने अपनी बहू को आवाज दी तो उनकी बहू नीतू, जो सासू माँ के ताने उलाहनों से परेशान होकर कमरे में जा बैठी थी, उनकी आवाज सुनकर तुरंत दौड़ी चली आई। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे बहू, मधु का फोन आया था, बता रही थी कि शुभम का रिश्ता तय हो गया है। 10 दिन में ही शादी है और हमें 2 दिन पहले आने को बोला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि सारे इंतजाम कैसे होंगे। अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और तैयारियां की चिंता आप मत कीजिए, मिलजुल कर करेंगे तो सब इंतजाम हो जाएगा, नीतू ने कहा। और फिर दोनों सास बहू आपसी वैर विरोध को भूलकर शादी की तैयारियों के लिए विचार विमर्श में मशगूल हो गईं। वैसे तो अम्मा जी का हाथ पांव फूलना भी जायज था, क्योंकि उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी था और फरीदाबाद में रहने वाले बेटी दामाद का रहन सहन बहुत ऊंचा था। जिस समय उनकी बेटी की शादी उनके दामाद से हुई थी, उस समय तक तो दोनों परिवारों का ओहदा एक समान था।
उस समय उनका दामाद केवल एक प्राइवेट नौकरी किया करता था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करना शुरू कर दिया और ईश्वर की कृपा से और उसकी कड़ी मेहनत के बलबूते वह कारोबार चल निकला, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उनकी बेटी खूब ऐश कर रही है, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं। जबकि अम्मा का बेटा आकाश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह बहुत कम तो नहीं है, परंतु इस महंगाई के ज़माने में उसकी तनख्वाह से घर का खर्च ही आराम से निकल पाता था। जीजा और साली की कमाई में बहुत अधिक अंतर आ गया था और जैसे जैसे समय बीतने लगा, यह अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच भी दूरियां का कारण बनने लगा। अब तो आलम यह हो गया था कि मायके में जाकर रहना तो दूर, मधु अपनी माँ से मिलने के लिए भी वहां नहीं आती थी। हालांकि समय के साथ रिश्तों में दूरियां बन गई थीं, परंतु आखिर थे तो खून के ही रिश्ते। दुख सुख में वही खून के रिश्ते तो सबसे पहले याद आते हैं। इसलिए निर्मला देवी और उनकी बहू झट से शादी की तैयारियों में जुट गईं। सब कुछ सोचने विचारने के बाद निर्मला जी उठकर अपने कमरे में गईं और अलमारी में से अपनी एक पुरानी सोने की अंगूठी निकाली और फिर अलमारी के लॉकर में से बैंक की FD का कागज निकाला। फिर अपनी बहू से बोली, बहुरिया कल बाजार जाकर अंगूठी का दाम निकलवा लेते हैं और इसे बेच देते हैं, और यह 20,000 की एक FD है। आकाश से कहकर इसे भी तोड़वा लेती हूँ। आखिर बेटी के घर जा रहे हैं तो सबके कपड़े तो लेकर जाने ही होंगे, साथ में नई बहू के लिए एक अंगूठी भी बनवा लेते हैं। जी मां जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नीतू ने अपनी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और फिर अपने कामकाज में जुट गई। रात को आकाश जब घर आया तो अम्मा ने उसे उसके भांजे शुभम की शादी का समाचार सुनाया और सारी तैयारी के बारे में विचार विमर्श करने लगी। तो आकाश बोला, अम्मा 2 दिन में मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, उसके बाद हम सारी तैयारी कर लेंगे। तो अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, तू बस ट्रेन के टिकट बुक करा देना और फिर घर खर्च के लिए भी तो पैसों की जरूरत है। शादी की तैयारी के लिए FD तोड़वा लेना, फिर मैं बहू के साथ बाजार जाकर सारा सामान ले आऊंगी। पैसे हाथ में आने पर अगले ही दिन सारा काम निपटा कर सास बहू दोनों बाजार जाने के लिए निकल गईं। सबसे पहले सुनार की दुकान पर जाकर पुरानी सोने की अंगूठी देकर नई बहू के लिए एक लेटेस्ट डिजाइन की अंगूठी बनवाई और फिर कपड़े खरीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान पर गए। परंतु कपड़ों की दुकान में जाकर देखा तो कीमतें तो आसमान छू रही थीं और कपड़े भी बेटे के स्टैंडर्ड के अनुसार खरीदने थे। अभी तो 3 जोड़े कपड़े ही सेलेक्ट किए थे कि अम्मा बोली, बहू ये पैसे तो पूरे नहीं हो पाएंगे। माँ जी, आप कपड़े देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नीतू ने कहा और दुकान से बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर वापस लौटी तो पैसे देखकर अम्मा जी हैरान रह गईं। अरे बहू, इतने पैसों का इंतजाम तूने कैसे किया? अम्मा ने पूछा तो नीतू बोली, अरे माँ जी, वह मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खरीदारी कीजिए। बेटी के पूरे परिवार के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े खरीदकर अपने और अपने परिवार के पहनने के लिए भी एक जोड़ी कपड़े खरीदे। वे दोनों जब घर आए तो नीतू ने सबके लिए खाना बनाया और जब नीतू अम्मा को भोजन देने आई तो उनकी नजर अपनी बहू के गले पर पड़ी। अरे बहू, तेरी चैन कहाँ गई? वह माँ जी, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी चैन बेच दी। चैन बेचने की बात सुनकर अम्मा की हैरानी का ठिकाना न रहा। लेकिन बहू, वह तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना, तूने उसे कैसे बेच दिया? अरे अम्मा जी, अब दीदी के घर सस्ते कपड़े लेकर जाते तो कितनी बदनामी होती हमारी। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। चैन तो फिर कभी बनवा लूंगी।
ऐसा कहकर नीतू रसोई घर में चली गई। विवाह समारोह में जाने की सारी तैयारियां हो गई थीं। अम्मा जी ने बेटी को फोन करके अपने आने की सूचना भी भेज दी और विवाह से एक दिन पहले अम्मा सपरिवार अपनी बेटी के घर फरीदाबाद जाने के लिए रवाना हो गईं। जैसे ही वे सब लोग फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे तो अम्मा ने देखा कि स्टेशन पर दामाद जी पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वहां मौजूद थे। अम्मा ने देखा इस उम्र में भी सूट बूट पहने और काला चश्मा लगाए उनके दामाद किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। अम्मा और उनके परिवार को आते देख वे आगे बढ़कर अम्मा के पैर छूने लगे तो अम्मा ने बहुत से आशीर्वाद दे डाले। साधारण से कपड़े पहने उन सभी लोगों को उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठे हुए अम्मा सोचने लगी कि जैसे ही बेटी के घर पहुंचूंगी तो बेटी पहले की तरह आकर मुझसे लिपट जाएगी और फिर शिकायत करते हुए कहेगी, अम्मा आप लोग इतनी देर से क्यों आए, और फिर जल्दी से अपने हाथों से चाय बना कर ले आएगी और बैठकर सारा हाल चाल बांटेगी और कौन कौन से काम करने हैं इसकी पूरी लिस्ट बनाकर मुझे थमा देगी। सोच सोचकर अम्मा का मन ही मन उत्साहित हो रहा था। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो मधु के दोनों बेटों ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। मधु भी वहीं आंगन में ही खड़ी थी और घर की साज सजावट करने वाली लोगों को निर्देश दे रही थी। अपने मायके वालों को सामने देखा तो मधु मुस्कुराकर उनसे मिलने आई और नमस्ते राम राम की औपचारिकता के बाद उसने एक नौकर को आवाज दी, अरे राजू इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और यह सब सामान भी उठाकर अपने ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दो। और इतना कहने के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। घर पहुंचने के बाद अम्मा के दिल में जो उत्साह हिलोरें ले रहा था वह एकदम से ठंड पड़ गया। कहाँ तो अम्मा ने अपनी बेटी से इतने गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद की थी और कहाँ सामान ऊपर रखवा कर एक नौकर के जरिए उनके पास चाय नाश्ता भिजवा दिया गया। यह सब देखकर अम्मा का दिल बुझ सा गया। सब लोग बारी बारी से कमरे के साथ लगे बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए और फिर सफर की थकान मिटाते हुए चाय नाश्ता करने लगे। लेकिन अम्मा की तो जैसे सारी भूख ही खत्म हो गई थी। चाय का कप लेकर वह ज्यों की त्यों बैठी रही। तभी कमरे में उनकी बेटी मधु आ गई। अरे यह का आप लोगों ने अब तक चाय नाश्ता भी खत्म नहीं किया। फिर अम्मा बोली, बस बिटिया तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अरे माँ इतने सारे काम हैं, समझ नहीं आता क्या 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 देखूं। अब आप लोग तो घर के ही हैं, फिर मेहमानों जैसा बर्ताव क्यों करना। बेटी के मुंह से अपने लिए प्यार भरी दो बातें सुनकर अब तक बोगानापन महसूस करती निर्मला देवी के दिल में ममता फिर से हिलोरे लेने लगी। बात तो तूने सही कही बेटी, शादी वाली घर में काम बहुत से होते हैं, पर तू चिंता मत कर, तू मुझे काम बताती जा, मैं और तेरी भाभी मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। उसी समय अम्मा के दोनों नाती शुभम और शिवम भी वहां आ गए। तभी अम्मा अपना बैग खोलकर बैठ गईं और सारा सामान निकालने लगी और फिर अपने साथ लाए उपहारों को एक एक करके बड़े प्यार से सबको देने लगी। शुभम को नानी द्वारा लाए गए कपड़े बहुत पसंद आए तो वहीं शिवम को अपने कपड़े देखकर उछल पड़ा, वाह नानी मेरे लिए कपड़े तो आप बहुत अच्छे खरीद कर लाए हैं, मैं तो इसे रात को ही पहनूंगा। निर्मला देवी अपने नातियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मधु को उपहार दिया तो अपने द्वारा लाए उपहार की प्रशंसा सुनने के लिए अम्मा बेताब हो गईं। परंतु बेटी ने तो औपचारिकता वश उसे खोलने के बाद उसने पलट पलट कर देखा और फिर बुझे मन के साथ एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। अम्मा अब आप सब लोग आराम कीजिए, रात को संगीत का फंक्शन है, मैं नीचे जाकर तैयारियां देख लेती हूँ।
वहां से उठते हुए मधु ने कहा तो संगीत का नाम सुनते ही अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं लेटे लेटे अम्मा सोचने लगी, रात को संगीत में तो मुझे बहुत से गीत गाने का मौका मिलेगा। सोच सोचकर अम्मा उत्साहित होती जा रही थी। शाम के समय सब लोग तैयार हो गए। संगीत का आयोजन घर के बड़े से आंगन में किया गया था, जिसकी खूब बढ़िया सजावट की गई थी। मधु की किटी पार्टी की सहेलियां और आस पड़ोस की हाई स्टैंडर्ड की औरतें फिल्मी गाने गाने हुए नाच रही थीं। वहां बैठे हुए निर्मला देवी सोचने लगी, यह भी कोई गीत है। शादी ब्याह में तो शगुन के गीत गाए जाते हैं। वह बैठे हुए इंतजार करने लगी कि कब उनकी बेटी उन्हें शगुन के गीत गाने को कहेगी, परंतु वो तो अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ नाच गाने में मशगूल थी। उसे इतनी फुर्सत भी कहीं थी कि अम्मा को भी एक दो गीत के लिए कह देती, जबकि वह जानती थी कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गीत गाने का कितना शौक है। थोड़ी ही देर में डीजे पर ऊंची ऊंची आवाज में फिल्मी गाने बजने लगे और निर्मला देवी का गीत गाने का शौक मन ही मन में रह गया। बेटी ने उन्हें किसी से मिलवाया तक नहीं। ऐसे अपरिचित माहौल में वह केवल एक मूक दर्शक बनकर रह गई थी। थोड़ी ही देर में खाना शुरू हो गया तो अम्मा को एक कुर्सी पर बिठाकर उनकी बहू उनके लिए खाने की थाली लेकर आ गई। आकाश भी वहीं बैठकर बच्चों के साथ खाना खाने लगा। आज वह भी स्वयं को बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग कमरे में आ गए। सब मेहमानों के जाने के बाद मधु अपने हाथ में कुछ सामान लिए उनके कमरे में आई और अपनी भाभी नीतू से बोली, अरे मैं तो मेहमानों में इतनी व्यस्त हो गई कि आप लोगों के पास आ ही नहीं पाई। आपने ठीक से खाना तो खाया है ना? अरे दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब ने खाना खा लिया है। हम कोई पराये थोड़ी ना हैं जो बार बार आपको कहना पड़े। अपनी बहू का यह जवाब सुनकर निर्मला देवी बहुत प्रभावित हुई। अच्छा अम्मा, आपके नाती की शादी की खुशी में मैं आप सब लोगों के लिए कुछ उपहार लाई हूँ। ऐसा कहते हुए नीतू ने सबके हाथों में एक एक थैला पकड़ा दिया। यह देखकर अम्मा हैरान रह गई तो नीतू बोली, अरे अम्मा, शगुन के तौर पर मेरी तरफ से भी तो आपको कुछ देना बनता है ना। यह आप लोगों के लिए कपड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि कल आप सब यही पहने। फिर अम्मा मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, हम लोग कल ही यही कपड़े पहनेंगे। थोड़ी देर में सब लोग सो गए, लेकिन अम्मा की आंखों में नींद नहीं थी। शायद नई जगह होने के कारण वहां उन्हें नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ताज़ी हवा खाने के लिए वह बाहर निकल गई और खुली छत पर टहलने लगी। टहलते हुए अम्मा के कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। वह आवाज उनके कमरे के साथ बने एक दूसरे कमरे से आ रही थी। वे कमरे के पास गईं तो मधु के बेटे शुभम की आवाज आई, मम्मी आप शाम को कहाँ गायब हो गई थी? मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए बाजार चली गई थी। तुम्हारी नानी, मामा, मामी और उनके दोनों बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने थे, वरना कल शादी के समय यह लोग वही पुराने फैशन के घटिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। तुम्हारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि गवारों जैसे दिखने वाले लोग मेरी मायके वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। अब यह लोग तो मुंह उठाकर घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। लोगों ने के मायके से शादी ब्याह पर न जाने कितने ही उपहार आते हैं और एक मेरे मायके वाले हैं, घटिया सी कपड़े उठा कर ले आए हैं मेरे लिए। मेरी इज्जत का उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे जितना सामान वह लेकर नहीं आए उससे कई ज्यादा खर्च तो मैं उनके पर कर चुकी हूँ। गुस्से भरे स्वर में मधु बोलती जा रही थी। तभी शुभम बोला, बस कीजिए मम्मी, यह आप कैसी बातें कह रही हैं? मामा, मामी और नानी वे सब हमारे अपने हैं।
और जिन उपहारों को आप घटिया बता रही हैं, वे उपहार वे कितनी मुश्किल से खरीद कर लाए होंगे, इसका अंदाजा भी है आपको। उन उपहारों में उनका प्यार छिपा है, लेकिन यह बात आप नहीं समझ पाए। यह बातें सुनते ही निर्मला देवी के कान तो जैसे सुन्न ही हो गए थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक से कोई तीर आकर उनके कलेजे को चीर गया हो। किसी असहनीय पीड़ा से वह छटपटा गईं। बेटे के प्रति अंधी ममता और प्रेम में वह तो भूल ही बैठी थी कि अब उसका स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज्यादा ऊंचा उठ गया है, इतना ऊंचा कि अब खून के रिश्ते भी उसके आगे छोटे पड़ गए हैं। जिस ममता के छांव में वह पली बड़ी थी, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखी थी, आज ऊंचाइयों पर पहुंचते ही उसे वही माँ फूहड़, गंवार और कंगाल दिखने लगी। आज एक माँ का ओहदा इतना छोटा हो गया कि उसका परिचय करवाने से भी उसकी इज्जत में दाग लग जाते। बेटी को दिए गए जिन संस्कारों पर आज तक मैं नाज करती आई थी, उन्हें संस्कारों की नींव इतनी खोखली हो गई कि उस नींव पर खड़ी रिश्तों की इमारत टूटकर धराशायी हो गई। सारी रात अपने बिस्तर पर बैठी बैठी अम्मा स्वयं को ही कोसती रही कि आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर वह अपनी बेटी के घर आ बैठी। विवाह के दिन जब भी सब लोग हल्दी के समारोह में बैठे, तो निर्मला देवी अपनी बेटी के आधुनिक पहनावे को देखकर मुनमुनाने लगी। विवाह की पवित्र रस्मों में इन बढ़ंगे फैशनेबल कपड़ों की बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अधिक अच्छी लगती। ऐसे अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता नहीं है। निर्मला देवी की मनोदशा को नीतू बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को यह सब बातें कहती, उनकी बहू नीतू उन्हें समझाते हुए बोली, अम्मा जी आप उन्हें कुछ मत कहिए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे सारे रिश्ते और खराब हो जाएं। और यदि दीदी ने आपको कुछ कह दिया तो मुझे नहीं सुना जाएगा। बहू की कही गई बात निर्मला देवी को उचित लगी और वह चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गईं। मन में विचार आया कि सिर पर पल्लू न करके के कारण मैं बहू को कितनी बातें सुनाती थी, जबकि वह सलीके से कपड़े पहनती थी। बहू के दिन भर काम में जुटे रहने के बावजूद मैं हमेशा अपनी बहू से असंतुष्ट रही और बेटी के तारीफों के पुल बांधती रही। ननद के परिवार के सामने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने सोने की चैन तक बेच दी। यहाँ बेटी के घर आने के बाद भी मेरी बहू ही मेरी सुविधा और असुविधा का ख्याल रख रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्हें अपनी बहू में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आ रही थीं। फिर सोचने लगी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं तो दूसरे दिन ही रसोई अलग कर लेती हैं, जबकि मेरी बहू आज तक मेरे ताने उलहने सुनते हुए भी मेरी सेवा करती रही। हमेशा मेरी बहू ने मुझे प्यार और सम्मान दिया, फिर भी न जाने क्यों मैं बेटी पर ही सारा प्यार लुटाती रही। आज अपनी ही सोच पर उन्हें शर्मिंदगी होने लगी। कुछ समय बाद उनकी बहू नीतू कमरे में आई और बोली, चलिए अम्मा जी कपड़े बदल कर तैयार हो जाते हैं, शादी किसी बड़े होटल में है। ऐसा कहते हुए नीतू ने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी निकाल कर रख दी। यह वही साड़ी थी जो मधु उनके लिए लेकर आई थी। एक एक करके सब लोग तैयार हो गए तो निर्मला देवी ने भी चुपचाप करके अपनी बेटी की लाई साड़ी पहन ली। हालांकि उस साड़ी में उनका दम घुट रहा था और अब वह वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना चाहती थी जहां वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। फिर भी स्वयं को संमित रखते हुए उन्होंने शादी के समारोह में भाग लिया और अगले दिन बहू के आने के साथ ही उन्होंने वापस जाने की तैयारी कर ली। नई बहू को आशीर्वाद स्वरूप अपनी लाई अंगूठी उपहार स्वरूप दी तो दुल्हा दुल्हन ने पैर छूकर अपनी नानी का आशीर्वाद लिया। अपना सामान बांधते हुए बेटी की लाई साड़ी उन्होंने वहीं पर तह लगाकर रख दी और वापस अपने घर जाने को तैयार हो गईं। मधु ने अपनी भाभी के हाथ में कुछ मिठाई के डिब्बे थमा